हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, जिसको एक रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट नथिंग इज रिस्क फ्री, और पीपीएफ को भी आप 100% रिस्क फ्री नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा रिस्क तो पाया जाता है। और वो थोड़ा सा रिस्क क्या है उसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा। आइए समझते हैं कि पीपीएफ है क्या। 1968 के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री के नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ने पीपीएफ को इंट्रोड्यूस किया था। इसको गवर्नमेंट बैक्ड लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सपोर्ट इसको मिला हुआ है, मतलब कि जो भी पैसा आप पीपीएफ में डिपॉजिट करवाते हैं उसकी गारंटी इंडियन गवर्नमेंट लेती है। इसी रीजन से इसको रिस्क फ्री कहा जाता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अगर हम पीपीएफ की फैक्ट शीट के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम एलिजिबिलिटी को लेकर चले तो कोई भी इंडियन सिटीजन पीपीएफ में अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। और अगर आप चाहें तो अपने बच्चों के नाम पे, जो कि माइनर है, आप उनके नाम पर पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाने के लिए किसी तरह की कोई एज लिमिट नहीं है। किसी भी बैंक के अंदर, किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर आप अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। मल्टीपल से मेरा मतलब यह है कि आप अपने ही नाम पर एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आप चाहें तो एक अकाउंट अपने नाम पर और एक अपने बच्चे के नाम पे, जो कि माइनर है, उसके नाम पर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके लिए आप एलिजिबल हैं। अगर हम डिपॉजिट लिमिट की बात करते हैं, तो पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपको पर फाइनेंशियल ईयर मिनिमम 500 रुपीज पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवाना कंपलसरी है। और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज डिपॉजिट करवा सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो लिमिट है इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 1.5 लाख से ज्यादा पैसा पीपीएफ में डिपॉजिट नहीं करवा सकते, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपीस तक ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक फाइनेंशियल ईयर में अपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर 2.5 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाए, तो आपको जो पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट है वो 1.5 लाख तक का ही मिलेगा। जो एक्स्ट्रा आपने 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाया है उस पर किसी तरह की इंटरेस्ट की अर्निंग आपको नहीं दी जाएगी। अगर हम इसके टेन्योर की बात करते हैं, तो जो पीपीएफ है उसका जो टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 15 ईयर्स का होता है। मतलब कि आप अगर अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाते हैं आज, तो 15 साल के बाद आपको आपका पैसा विद इंटरेस्ट वापस दिया जाएगा। और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अगर आपको अपने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उस पीपीएफ अकाउंट को फर्दर 5 ईयर्स के ब्लॉक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। वो चॉइस आपकी है। आप चाहें तो अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको फर्दर 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और उस एक्सटेंशन जो पीरियड है उसके अंदर अगर आप चाहें तो और पैसा भी पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो सितंबर 2020 में जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चल रहा है 7.10%। लेकिन ये फिक्स नहीं होता। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, हर क्वार्टर के अंदर पीपीएफ के रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज करती है। तभी मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये है तो रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क पाया जाता है। वो थोड़ा बहुत रिस्क क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरी करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर क्वार्टर के अंदर क्या करेगी, इसको चेंज करेगी। क्वार्टर से मतलब क्या है, हमारे पास अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, एंड सो ऑन। देखिए, पीपीएफ को हम एग्जम्प्ट कहते हैं। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले तो जो भी पैसा आप पीपीएफ में डिपॉजिट करवाते हैं, आप उसका इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। एटीसी के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। दूसरा, जो भी इंटरेस्ट पीपीएफ अकाउंट पे अर्न होता है उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। तीसरा, जब मैच्योरिटी के टाइम पे आपको आपका पैसा विद इंटरेस्ट वापस दिया जाएगा, तो उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जब भी आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाएं तो उसके टाइमिंग ऑफ डिपॉजिट को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। यहाँ पर मैं कैलेंडर लेकर आया हूँ सितंबर का। देखिए, पीपीएफ का रूल क्या कहता है कि आप किसी भी महीने के अगर पहले 5 दिनों के अंदर पीपीएफ में अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, तो आपको पूरे के पूरे महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा डिपॉजिट पे। मतलब कि सितंबर मंथ में अगर आपने 1 से लेके 5 तारीख के बीच में अपना पैसा डिपॉजिट करवाया है, तो आपको पूरा सितंबर मंथ का इंटरेस्ट दिया जाएगा डिपॉजिट पे। लेकिन अगर आपने 6 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपने डिपॉजिट करवाया, तो आपको सितंबर मंथ का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपके जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है वो अक्टूबर से स्टार्ट होगा। आइए इसको नीचे एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। देखिए कि इन्वेस्टर है, उसने सितंबर 2 को 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए।
क्योंकि उसने 5 तारीख से पहले ही डिपॉजिट करवाए हैं तो उसको पूरे के पूरे सितंबर मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कितना है 59.17। नेक्स्ट टाइम देखिए अक्टूबर 7 की अगर हम बात करते हैं, तो क्योंकि उसने अक्टूबर मंथ में 5 तारीख के बाद पैसा डिपॉजिट करवाया है, तो उसको अक्टूबर के जो ये 10,000 है इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो उसे जो इंटरेस्ट की अर्निंग होगी वो होगी सितंबर के 10,000 रुपीज में, जो कि कितनी है 59.17। लेकिन इसी इन्वेस्टर ने अगर अक्टूबर मंथ में 1 से 5 अक्टूबर के बीच में पैसा डिपॉजिट करवाया होता, तो उसको जो इंटरेस्ट की अर्निंग है वो 20,000 पे होती। कैसे 20,000 पे? 10,000 तो सितंबर वाले और 10,000 कौन से? अक्टूबर वाले। उस केस में जो उसका इंटरेस्ट होता है वो कितना होता? 118.33। आगे देखिए, देखिए यहाँ पर नवंबर 4 के अंदर, नवंबर 4 में क्योंकि उसने 5 तारीख से पहले ही डिपॉजिट करवाया, तो अब जो उसको इंटरेस्ट की अर्निंग होने वाली है वो होने वाली है 30,000 पे। कैसे? 10,000 सितंबर के, 10,000 अक्टूबर के और 10,000 नवंबर के। तो यहाँ पे जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा? 177.50। ऐसा भी हो सकता है कि आप मंथली बेसिस पे अपना पैसा डिपॉजिट ना करवाएं, आप वन टाइम पेमेंट करते हो पीपीएफ अकाउंट के अंदर। सपोज आपने सितंबर 2 को 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाए, क्योंकि आपने 5 तारीख से पहले डिपॉजिट करवाए हैं, तो आपको सितंबर मंथ का भी इंटरेस्ट मिलेगा विच इज 591.67, और ऐसे आपको हर महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। आपको ध्यान रखना है पीपीएफ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो मंथली बेसिस पे होता है, लेकिन आपके अकाउंट के अंदर वो फाइनेंशियल ईयर के एंड के अंदर क्रेडिट किया जाता है। अब बात करते हैं पीपीएफ विड्रॉल रूल्स के बारे में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है, इसको हम एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इन्वेस्टर है, उसने 2011 के अंदर अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया और वो कुछ वक्त के बाद अपना पैसा विड्रॉ करना चाहता है। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप अपना पीपीएफ से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाने के 5 साल के बाद विड्रॉल के लिए एलिजिबल है। मतलब कि अगर 2011 में किसी ने अपना पीपीएफ अकाउंट में ओपन करवाया है तो वो 6th ईयर में फ्रॉम दिस अप्रैल टू 2016 वो पैसा विड्रॉ करवाने के लिए एलिजिबल है। मान लीजिए हमारे पास जो इन्वेस्टर है वो 9th ईयर में आकर विड्रॉल का प्लान कर लेता है, सपोज यहाँ पर। तो अब वो कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है? एज पर रूल्स, जिस ईयर में आप पैसा विड्रॉ करने का प्लान कर रहे हैं उसको हम कहेंगे करंट ईयर। आप उससे पीछे का फाइनेंशियल ईयर लीजिए, ये अपना फाइनेंशियल ईयर पिछला कौन सा हो गया? 8th ईयर। आपको देखना है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपके पीपीएफ में कितना पैसा था, विच इज 10,97,799 इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो जो प्रीसीडिंग ईयर है वहां पर आप देखेंगे डिपॉजिट का बैलेंस और उसका क्या करेंगे? आप निकालेंगे 50%, जो कि कितना निकल कर आ गया? 5,48,899.3749। एक बैलेंस तो ये हो गया। अब दूसरा बैलेंस क्या लेंगे? जिस ईयर में आप विड्रॉ करने का प्लान कर रहे हैं उससे पीछे के 4 साल, जो कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4। जो 9th ईयर से पिछला 4 साल कौन से हो गए? 5th ईयर। अब आप यहां पर देखेंगे कि क्या बैलेंस है, जो कितना है? 6,15,329.10। इसका भी क्या निकाल लिया जाएगा? 50%, जो कितना निकल कर आ गया? 3,07,664.54। अब आपके पास दो बैलेंस है, एक तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस का 50% और एक करंट ईयर से पिछले 4 साल जो लेके चलेंगे उसका 50%। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। इसमें से जो कम होगा वो अमाउंट आप विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप 3,07,664.54 रुपीज विड्रॉ कर सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट से। अब हम बात करते हैं लोन के बारे में। अगर आप चाहें तो अपने पीपीएफ अकाउंट के डिपॉजिट पे लोन भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? पीपीएफ अकाउंट ओपन होने के 2 इयर्स के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 6th ईयर के लिए तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप पीपीएफ अकाउंट पे अगर लोन लेना चाहते हैं तो आपका जो एलिजिबिलिटी पीरियड क्या होगा? वो होगा 3rd ईयर से लेके 6th ईयर के बीच में। सपोज एक इन्वेस्टर है वो 5th ईयर में मतलब अप्रैल टू 2015 को प्लान करता है अपने डिपॉजिट पे लोन लेने का। तो कैसे लोन का अमाउंट कैलकुलेट होगा? जिस ईयर में आप लोन लेने का प्लान कर रहे हैं उससे पीछे का 2nd ईयर, मतलब कि 5th ईयर से पीछे का 2nd ईयर कौन सा होगा? 4th एंड 3rd। यहाँ पर आप देखेंगे जो उससे पिछला 2nd ईयर है उस टाइम पर आपके पीपीएफ के अंदर बैलेंस कितना था? इस केस में कितना है? 3,43,994.30 पैसा। इस बैलेंस का 25% कैलकुलेट कीजिए, कितना आ गया? 85,998। ये पैसा आप लोन के तौर पर ले सकते हैं।
अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट पर लोन ले रहे हैं तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जो भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ का चल रहा होगा उसमें 1% ऐड किया जाएगा। आपको यहाँ पे एक जरूरी बात मैं बता दूं, पहले जो इंटरेस्ट था वो 2% था, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 2%, लेकिन जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई है वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे कम करके 1% कर दिया है। क्या मतलब है मेरा यहाँ पर, मान लीजिए पीपीएफ के ऊपर जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1% है, और अगर आप लोन लेते हैं अपने डिपॉजिट पर तो इसमें 1% ऐड कर दीजिए, आपका जो लोन पे इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 8.1%। तो इफेक्टिवली आपको जो लोन है वो 1% पे मिला। किस सेंस में, क्योंकि जो पैसा आपका डिपॉजिट है पीपीएफ में वहां तो आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिल ही रहा है, और जो आपने लोन लिया है उस पर आप कितना पे कर रहे हैं, 8.1%। तो नेट जो आप पे लाइबिलिटी आ रही है इंटरेस्ट की वो कितनी आ रही है, सिर्फ 1% की। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपने अपना पैसा लोन के तौर पे लिया है तो आपको वो लोन 36 मंथ्स के अंदर पे करना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन पे वो 6% हो जाएगा। किस सेंस में 6%, जो पीपीएफ का करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें 6% ऐड कर दिया जाएगा। सपोज अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट करते हैं तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होगा, 7.1 प्लस 6 विच इज 13.1%। अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में, मतलब कि 15 साल से पहले अगर आप पीपीएफ अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। कंडीशन क्या है कि पीपीएफ अकाउंट ओपन होने के बाद 5 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएं तो आप प्री मैच्योर जो क्लोजर है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास। पहली कंडीशन क्या है यहाँ पर कि अगर आप प्री मैच्योर क्लोजर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए कि आप अपने खुद का कोई डिजीज है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, उसका इलाज करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी वाइफ का या वाइफ अपने हस्बैंड का इलाज करवाना चाहती हैं, तो उस केस के अंदर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। या आप अपने बच्चे का कोई ऐसा इलाज करवाना चाहते हैं, उस केस के अंदर आप विड्रॉ कर सकते हैं पैसा, मतलब अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। और हमारे पास जो लास्ट केस है वो क्या है कि जो अकाउंट होल्डर है वो अपनी हायर एजुकेशन की फीस देना चाहता है तो अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर सकता है। यहाँ पे दो नई जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो क्या है कि अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है, मतलब अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं रहे हैं तो उस केस में आप अपना पीपीएफ अकाउंट बंद करवा सकते हैं। और जो दूसरी अमेंडमेंट है वो क्या है, पहले क्या था, अकाउंट होल्डर अपनी हायर एजुकेशन की फीस के लिए अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकता था, लेकिन अब एक नई चीज क्या ऐड हो गई है कि अगर अकाउंट होल्डर चाहे तो अपने बच्चों के हायर एजुकेशन की फीस के लिए भी अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवा सकता है। ये दो नई रिसेंट अमेंडमेंट हैं जो पीपीएफ अकाउंट के अंदर हुई हैं। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आप टाइम से पहले अपने पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो जो भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ डिपॉजिट पे चल रहा होगा आपको उससे 1% कम दिया जाएगा। सपोज अगर 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो प्री मैच्योर क्लोजर के केस में आपको 6% का इंटरेस्ट ही दिया जाएगा आपके डिपॉजिट पे। पीपीएफ में लीगल इम्यूनिटी भी मिलती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, उसने मार्केट से लोन उठाया हुआ है काफी सारा और वो लोन को रीपे नहीं कर पा रहा, तो उसके जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट के अंदर जज क्या कर सकते हैं कि वो जो पर्सन है जिसने पैसा बोरो किया था वो सारी की सारी उस पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं क्रेडिटर्स का जो लोन है उसको पे ऑफ करने के लिए। लेकिन अगर कोर्ट चाहे भी तो भी वो पीपीएफ को अटैच नहीं कर सकते लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। तो पीपीएफ को लीगल इम्यूनिटी का बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करते हैं इनएक्टिव पीपीएफ अकाउंट के बारे में। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, जो पीपीएफ अकाउंट होता है उसमें मिनिमम आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपीज डिपॉजिट करवाना कंपलसरी है। मतलब कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपए डिपॉजिट अपने पीपीएफ अकाउंट में नहीं करवाएंगे तो आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। अब अगर आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो गया है तो आप उसको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, तो रूल ये कहता है कि जितने फाइनेंशियल ईयर का आपने पैसा डिपॉजिट नहीं करवाया, मतलब जो एरियर है, तो पर फाइनेंशियल ईयर का आपको 500 रुपीज मिनिमम डिपॉजिट करवाना होगा, प्लस आप पे 50 रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर की क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। अगर आप ये पैसे डिपॉजिट करवा देते हैं तो आपका अकाउंट फिर से रिवाइव हो जाएगा। आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास पर्सन है, उसने 2021 में अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया, उसने अमाउंट डिपॉजिट करवाया, नेक्स्ट ईयर भी पैसा डिपॉजिट करवाया, नेक्स्ट ईयर भी डिपॉजिट करवाया, और लास्ट के 3 इयर्स के अंदर अपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट नहीं करवाया, तो अकाउंट हो गया इनएक्टिव। इस केस में अगर ये पर्सन अपने पीपीएफ अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करना चाहता है तो कितने साल का अमाउंट पेंडिंग है, 3 इयर्स का, तो पर ईयर का कितना होना चाहिए, मिनिमम 500। देखिए मिनिमम है, ज्यादा भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो पर ईयर का 500 है तो 3 इयर्स का कितना हो गया, 1500,
पेनल्टी कितनी लगेगी 50 रुपीज़ पर फाइनेंशियल ईयर, विच इज़ 50 इंटू 3 150, क्योंकि 3 ईयर्स है हमारे पास। तो टोटल आपको 1650 रुपीज़ डिपॉजिट करवाना होगा। आपको ध्यान रखना है, जब आप 1650 रुपीज़ डिपॉजिट करवाएंगे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो 1500 पे ही मिलेगा। ये जो 150 है ये आपकी पेनल्टी आप पर लगाई गई है। सो दैट वाज ऑल अबाउट पीपीएफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।